अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से हाजिर है। आज हम सबसे अहम तरीन सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में किसका हाथ है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जुडिशरी का हाथ है, या सियासी रहनुमाओं का हाथ है। ये हमने देखना है, इस सवाल का जवाब हमने ढूंढना है। देखिए, इन सवालों के जवाबात से ही हमें हमारी डायरेक्शन का पता चलेगा। जो हम अपने आप से सवाल करते जाएंगे, और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन मौज़ूआत पे सोचें, ख़ासतौर पे जो हमारी यूथ है, जो हमारा नौजवान तबका है, उन्हें इन सवालों के बारे में सोचना चाहिए। वो जब जितना सोचेंगे तो उनके सामने क्लियर होता जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, मुल्क को कैसे आगे लेके चलना है। ज़रा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, फॉरवर्ड करें, मुद्दबाना गुजारिश है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढना बड़ा ज़रूरी है कि किसने तबाही में सबसे अहम किरदार अदा किया। देखिए, हमारे पास दो तारीखें हैं, हिस्ट्रीज है हमारी। एक हमारे पास यूनाइटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री है, एक हमारे पास डिवाइडेड पाकिस्तान की हिस्ट्री है, यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान की तारीख और मुनक़सिम पाकिस्तान की तारीख है। मुत्तहिदा पाकिस्तान की तारीख में जब हम देखते हैं कि कायद आज़म साहब और लियाकत अली ख़ान के बाद जो सियासी खेल खेले गए, उसके नतीजे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल हुई। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो उस दौर के सियासतदान थे, उन्होंने सियासी जमहूरी रवायात की बुनियाद नहीं डाली। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना तो नेहरू साहब ने फ़ौरन वहाँ इंतखाबात करा दिए हिंदुस्तान में, जो कि इखलाकी तौर पे बहुत ज़रूरी थे। जमहूरी इखलाकियात का ये तकाजा था कि वो नए मुल्क में नई आवाम से नया मैंडेट लेते, और लिया उन्होंने। जबकि हमारे यहाँ कायद आज़म ने इंतखाबात नहीं कराए। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। यही हुआ जब बांग्लादेश बना, मशरक़ी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तो शेख मुजीबुर रहमान ने वहाँ इंतखाबात कराए, लेकिन यहाँ पे भुट्टो ने नहीं कराए। देखिए, इखलाकी तौर पे तो ये था ना कि जब आप मुत्तहिदा पाकिस्तान था तो उन इंतखाबात के नतीजे में मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब सामने आए और मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीब साहब सामने आए। जब पाकिस्तान टूट गया तो बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश से फिर नए सिरे से नए मैनिफेस्टो पे कि अब हमारा एक नया मुल्क है, नई अवाम है, इसको चलाना भी आगे, तो हमें अवाम से मैंडेट लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने नहीं किया। उन्होंने उसी मुत्तहिदा ही पाकिस्तान के नताइज पे अपनी हुकूमत को आगे लेके चले गए, और यही कुछ कायद आज़म साहब से भी हुआ। बात ये होती है, जो हम ये देखते हैं कि सियासी रहनुमा जो होते हैं, ये रोल मॉडल होते हैं। इनको रोल मॉडल बनना पड़ता है, इनको एक प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की तरफ आना होता है। पाकिस्तान में प्रिंसिपल पॉलिटिक्स कायद आज़म के बाद किसी ने भी नहीं की। अगर आप कायद आज़म की पॉलिटिक्स को भी उठा लें तो बिफोर पाकिस्तान के हमें नजर आती है, क्योंकि उसके बाद तो उनको टाइम ही नहीं मिला। तो प्रिंसिपल असूली सियासत जब आप करते हैं तो इदारे मॉरली इखलाकी तौर पे उसके दबाव में आ जाते हैं। लेकिन हमारा गिला इदारों से भी है, हमारा गिला मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी है कि अगर आप ये देखते हैं, आप ये तो जानते हैं, आप तो ये समझते हैं कि जमहूरियत से मुल्क बेहतर हुए, उनकी इकॉनमी बेहतर हुई, वहाँ आवाम के हालात बेहतर हुए। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो समझदार हैं, तो आपने कहाँ पे जाके ये कोशिश की कि हम जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करें। इसी तरह जब हम जुडिशरी को देखते हैं तो जुडिशरी में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें पता है कि जमहूरियत से फ़ायदा पहुंचता है, आवाम को, लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, उनको फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि वो भी आवाम में से होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने और भी ज़्यादा मनफी किरदार अदा करना शुरू कर दिया। तो जहां पे सियासतदान नाकाम हुए, वहां पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी नाकाम हुई और वहां पे जुडिशरी भी नाकाम हुई। यानी ये तिकोन जो है, इस तिकोन ने पाकिस्तान की तबाही में
सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया। और जिम्मेदारी हम डालेंगे सियासतदान के ऊपर, सियासी रहनुमाओं पे हम डालेंगे, क्योंकि वो अपने इदारों के लिए, उनकी जमातें, उनकी पार्टियां, उनकी शख्सियत इदारों के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकी। मतलब अगर आप भुट्टो साहब को ले लें तो उनके खिलाफ निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली, क्यों चली थी? कि वो 77 के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगा उनके ऊपर। तो आप जब क्लीन पॉलिटिक्स नहीं करते, जब आप प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं करते, जब आप समझौते करते हैं, जब आप धोखाधड़ी और बेईमानी से काम लेते हैं, तो इदारे जो होते हैं, इदारों के लोग लीडरशिप के कैलिबर के लोग नहीं होते इदारों में। जो पॉलिटिकल लीडर होता है उसका स्टैचर जो है, उसकी शख्सियत जो है, उसके सोचने का अंदाज जो होता है, वो जिस फलसफे की बुनियाद पे आता है, तख्लीक होता है, बल्कि वो बहुत बड़ा हुआ करता है। इदारों के लोग तो मुलाजिम होते हैं, वो मेंटली ज़हनी तौर पे वो कैलिबर नहीं रखते, वो काबिलियत नहीं रखते। तो होता क्या है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप वीक पड़ती है, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो वीक होती है तो इदारे जो हैं वो उस पॉलिटिकल लीडरशिप को रिप्लेस नहीं कर सकते, उनमें सलाहियत नहीं होती। वरना तो वो फिर इदारों में जाने की बजाय पॉलिटिक्स में आते, पॉलिटिकल लीडर बनते वो। तो जुडिशरी और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारे यहाँ नेगेटिव हुई, वो नेगेटिविटी उनमें आई इसी वजह से कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो मुस्बत नहीं थी। और अभी तक ये चल रहा है सिलसिला हमारा। मतलब आज तक आप मुझे ये बताएं कि किस पॉलिटिकल लीडर ने इस मुल्क में प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की हो कि जी मेरे ये असूल है, असूल नंबर 1, असूल नंबर 2, असूल नंबर 3, और मैं इस पे सियासत करूंगा। सबने वक्ती मुफादात को देखा, सबने इक्तिदार को देखा। किसी का बचपन का ख्वाब था वज़ीर आज़म बनना, किसी का वज़ीर आज़म बनना इसलिए कि जी वो बस बनना है मुझे और इक्तिदार एंजॉय करना है मुझे। वज़ीर आज़म जो होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, बल्कि जो ट्रू पॉलिटिकल लीडर तो ओहदों के पीछे जाता ही नहीं है, हुकूमती ओहदों के पीछे। वो तो अपनी पार्टी में बैठ के अपनी हुकूमत की रहनुमाई करता है। अ ट्रू लीडरशिप जो होता है, मैं मतलब जिसको मैं कहता हूं कि यार बस ये बुलंद तरीन लीडर जिसे आप कह सकते हैं, वो रहनुमाई कर रहा होता है अपनी पार्टी की बुनियाद पे। वो अपनी गवर्नेंस की रहनुमाई करता है, क्योंकि पार्टी जो होती है वो गवर्नेंस और अवाम के दरमियान ब्रिज होती है और वो इस ब्रिज को टूटने नहीं देता। लेकिन यहां तो पार्टियां हैं नहीं, सियासी गिरोह हैं, और उनके ये सियासी सरखना जो हैं ये तो आते इसलिए हैं कि हमने इक्तिदार में जाना है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है गवर्नमेंट का, वो पार्टी का हेड भी होता है, और वो पार्लियामान में पार्लिमानी लीडर भी होता है, हाउस लीडर ऑफ द हाउस भी होता है। वो तीन किरदार अदा करता है, और फिर वो साथ अवाम में जाके ये क्लेम करता है कि मैं जमहूरियत पसंद हूं। यानी कितना बड़ा मजाक करता है वो अपनी आवाम के साथ। कितना जबरदस्त लतीफा है ये, इसको एंजॉय करना चाहिए। यानी आप 3 टोपियां पहनते हैं तो आप तो डिक्टेटर से भी बदतरीन है। यानी डिक्टेटर भी कम से कम सामने आकर कहता है कि हाँ मैं डिक्टेटर हूं, मैं मार्शल लॉ लगाया मैंने मार्शल लॉ। वो कहते हैं व्हाट एवर आई से दैट इज लॉ, वही डिक्टेटर कहता ही है। लेकिन आप तो मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। आप बात जमहूरियत की करते हैं और 3 आपने अपने किरदार बनाए हुए हैं। मतलब आप अपनी पार्टी में, आपके पास लोग ही नहीं, आप रखना ही नहीं चाहते ऐसे लोगों को, ना लाना चाहते हैं सामने कि आप उनके हवाले ये किरदार करें। तो ये अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में जो तबाही जो हुई इन तीनों ने मिलके की, और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो मैं डालूंगा वो मैं सियासतदानों पे डालूंगा, पॉलिटिकल लीडरशिप पे डालूंगा। और ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे फिर हम आगे बात करेंगे कि चूंकि ये जेन्युइन लीडरशिप नहीं है, ये ग्रास रूट से नहीं आती ये लीडरशिप हमारे यहाँ लीडरशिप जैसे ये फौज के बारे में कहते हैं ना, खलाई मखलूक आ गई, खला से आ गए, ये भी खला से आते हैं ना। ये कोई उस खलाई मखलूक से कम है? ये भी तो आसमान से उतर जाते हैं। सुबह उठते हैं तो नाश्ते पे इनको बताया जाता है कि आप पार्टी हेड हैं,
दोपहर तक पार्टी बन जाती है और रात के खाने पे ये लोग इंतखाबात की तैयारी कर रहे होते हैं। ये पार्टी होती है इनकी। ना इन्होंने यूनियन कौंसलों की सियासत देखी होती है, ना इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स की सियासत देखी होती है, ना इन्होंने प्रोविंशियल पॉलिटिक्स देखी होती है, ना इन्होंने नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स देखी होती है। बस कोई गेंद घुमाता घुमाता लीडर बन जाता है, कोई सरिया बनाते बनाते लीडर बन जाता है, कोई जो है तो जमींदारी करते करते लीडर बन जाता है, और बानी बन जाते हैं, और पार्टी और लीडरशिप और रहनुमा बन जाते हैं, और फिर कौम को गाइड करने लगते हैं। यार खुदा के लिए कुछ तरबियत तालीम भी होती है। कुछ आप वाजपेयी को की मिसाल आपके सामने है, आपके सामने मोदी साहब की मिसाल आपके सामने है। ये किरदार है, ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट से उठकर आए हैं और जिन्होंने अपने मुल्क की जो है तो वो रहनुमाई की है। आज के लिए ये पैगाम था आपके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इस मैसेजेस को आगे लेके जाएं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।